नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा, टॉपिक पढ़ रहे थे अपन राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में आज हम जिस शैली के बारे में पढ़ेंगे या जिस स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उस स्कूल का नाम है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर या उसके अधीन कौन कौन सी उप शैलियां हुई थी उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला की तीसरी स्कूल थी जिसका नाम क्या था? ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा, यह हमने पहले पढ़ा था कि टोटल राजस्थान की 4 स्कूल है चित्रकला की। देखिएगा, और एक स्कूल जिसका नाम बताओ क्या है? ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा, वेरी सिंपल है दोस्तों। ढूंढाड़, सबसे पहले आप ये देखिएगा, ढूंढाड़ किस जगह को कहा जाता है? देखिएगा, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। देखिएगा, ये प्रश्न भी मान लो कभी आ सकता है, या आप कोई अच्छा इंटरव्यू दो या नॉलेज के लिए कि इस प्रदेश को ढूंढाड़ क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है ढूंढ। इसके अलावा दोस्तों एक रीजन और भी मिलता है कि प्राचीन जमाने में यहाँ पर एक राक्षस रहता था और उस राक्षस का नाम था धूंधा, और उस धूंधा राक्षस के कारण ये भूमि क्या कहलाई? ढूंढ, और ढूंढ से क्या कहलाई? ढूंढाड़। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो रेतीले टीले हैं वो काठी मिट्टी के हैं, और जो टाइट मिट्टी के रेतीले टीले होते हैं उनको ढूंढ कहते हैं, और जहाँ पर ढूंढ है उसको ढूंढाड़ कहा गया। या दोस्तों चौथा रीजन ये भी बताया गया है कि अजमेर के एक चौहान शासक थे विशलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, और दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का कोषाध्यक्ष था एक मीना, और मीनाओं ने उनका धन लूटा था। और आपको पता है दोस्तों, मीना सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर के आसपास में। तो वो इस प्रदेश में जाकर छिप गए थे। तो दोस्तों चौहानों ने उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़। तो हम यूं कह सकते हैं किस प्रकार इस जगह का नाम ढूंढाड़ पड़ा था। और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन टोटल शैलियां कितनी आती है बताओ? 4 शैलियां आती है। देखिएगा, आज अपन जिस शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं उस शैली का नाम है दोस्तों आमेर शैली। देखिएगा, आमेर शैली। दोस्तों आमेर शैली के बारे में या इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आमेर का क्या नॉर्मल इतिहास रहा था या किस प्रकार आमेर की स्थापना हुई थी। देखिएगा, हम पढ़ जरूर कला संस्कृति रहे, लेकिन दोस्तों अगर आप इससे हिस्ट्री को लिंक करके पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो है वो कवर होगी। तो देखिएगा, आमेर के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों देखिएगा, ये था अपना राजस्थान। हम यूँ कह सकते हैं, ये बताओ क्या था? राजस्थान था। अब देखिएगा, राजस्थान के, या हम यूँ कह सकते हैं कि इस जगह पर देखिएगा लगभग पूर्व दक्षिण भाग में यहाँ पर दोस्तों एक रियासत हुआ करती थी, और उसका नाम बताओ क्या था? नरवर। देखिएगा, नरवर वर्तमान में कहाँ है? एमपी में। और देखिएगा, नरवर का एक राजा था और उस राजा का नाम बताओ क्या था? राजा नल था। अर्थात नरवर के शासक कौन थे? राजा नल थे। और दोस्तों इस राजा नल का एक पुत्र था जिसका नाम था दूल्हे राय। देखिएगा, राजा नल का पुत्र का नाम क्या है? दूल्हे राय। दोस्तों ये दूल्हे राय वही है, आपने एक कथा सुनी होगी ढोला और मारू की प्रेम कहानी। और ढोला मारू की प्रेम कहानी में जो नायक होता है ढोला, उस ढोला को बताओ क्या कहा गया? दूल्हे राय कहा गया है। और ये दूल्हे राय बताओ कहाँ का राजकुमार था? नरवर का। और बेटा किसका था? राजा नल का था। अब देखिएगा दोस्तों, नरवर के राजा होने के बावजूद भी दूल्हे राय ने अपने साम्राज्य विस्तार करने हेतु राजस्थान का जो ये उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर अटैक आक्रमण किया था और इस भाग पर अधिकार कर लिया था, उत्तरी पूर्वी भाग पर, ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिएगा दोस्तों, दूल्हे राय ने जिसको सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, जयपुर रियासत की पहली राजधानी कौन सी थी? या ढोला ने सबसे पहले किसको जीता था? तो उसका नाम बताओ क्या था? दौसा था। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि इस दौसा के ऊपर जिन गुजरों का राज हुआ करता था उन गुजरों का नाम था बड़ गुजर। बताओ दौसा पर किसका अधिकार था? बड़ गुजरों का। और इन बड़ गुजरों को हराकर बताओ ढोला ने या दूल्हे राय ने क्या जीत लिया? दौसा जीत लिया। अब देखिएगा, लेकिन फिर भी जो ढोला था या दूल्हे राय था वो इस दौसा से असंतुष्ट था, इसलिए दोस्तों दूल्हे राय ने अगला आक्रमण किया माची पर। देखिएगा, और माची पर जिस समय
जिस वंश का राज हुआ करता था उनका नाम था मीना। तो बताओ मीनाओं को हराकर क्या छीन ली? माची छीन ली। देखिएगा देखिएगा आमेर रियासत की, अभी एक प्रश्न भी आया था एग्जाम में कि आमेर रियासत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो बताओ कौन सी थी? दौसा। आमेर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? माची। और इन दोनों को राजधानी बनाने वाला कौन था? दुल्ले राय था। ध्यान रखिएगा, या इसको अपन ढोला भी कह सकते हैं। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को राजधानी बनाया गया था 1137 ईस्वी में। और 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ रियासत की स्थापना हुई थी। और ढूंढाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। किससे छीना? बड़गुजरों से। दूसरी कौन सी है? माची। किससे छीना? मीनाओं से। अब देखिएगा दोस्तों, दुल्ले राय की पत्नी का नाम था मारू, जो ढोला की प्रेमिका थी। और दोस्तों इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था कोकिल देव। देखिएगा कोकिल देव जब राजा बना तो कोकिल देव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? माची में हुआ था। लेकिन कोकिल देव माची से भी असंतुष्ट था, इसलिए दोस्तों कोकिल देव ने आक्रमण कर दिया आमेर पर। देखिएगा कोकिल देव ने आक्रमण कहां कर दिया? आमेर पर। और आक्रमण करके अधिकार कहां कर लिया? आमेर पर। और आमेर को कोकिल देव ने जिन मीनाओं से छीना था, ध्यान रखिएगा, उन मीनाओं का नाम था सुसावत मीना। बताओ कोकिल देव ने आमेर कौन से मीनाओं से हथियाया था? सुसावत मीनाओं से। देखिएगा और जयपुर रियासत की कौन सी राजधानी बनाई? तीसरी। बताओ आमेर को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था। या किससे जीतकर? सुसावत मीनों से। और ये कोकिल देव कौन था? तो दोस्तों दुल्ले राय का ये पुत्र था। और कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था 1207 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये जयपुर रियासत की तीसरी राजधानी थी। दोस्तों अगर आप अभी जयपुर में जाकर अगर माची को ढूंढोगे तो आपको ये माची नहीं मिलेगा। देखिएगा बताओ राजा का नाम क्या था? दुल्ले राय, जिसने माची को अपनी राजधानी बनाया था। अब दोस्तों आपको पता हो तो अपने हिंदुस्तान पर एक राज करके गए थे सूर्यवंशी भगवान राम। और दोस्तों इन भगवान राम के दो पुत्र थे। देखिएगा एक का नाम बताओ क्या था? लव। और देखिएगा दूसरे का नाम क्या था? कुश था। देखिएगा इस कुश के जो वंशज थे, बताओ कुश के जो वंशज थे उनको क्या कहा गया? कच्छावा कहा गया। और आपको पता है आमेर पर जो वंश राज करके गया था उस वंश का नाम क्या था? कच्छावा वंश था। अर्थात देखिएगा आमेर के जो राजा थे वो अपने आप को कच्छावा वंश के राजा मानते हैं। और किसके वंशज है? कुश। कुश अर्थात किसके वंशज है? राम के वंशज है। इसलिए देखिएगा दुल्ले राय ने क्या किया? अपने पूर्वज भगवान राम के नाम पर इस माची का नाम चेंज किया। और माची का नाम बताओ क्या कर दिया? रामगढ़। लेकिन दोस्तों इस रामगढ़ में एक माता जी का मंदिर है जो कच्छावा वंश की कुलदेवी है, जमुवाई माता। और जमुवाई माता का मंदिर होने के कारण यही रामगढ़ बताओ अभी क्या कहलाता है? जमुआ रामगढ़ कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा जो प्राचीन जमाने में माची कहलाता था वो अभी क्या कहलाता है? जमुआ रामगढ़। और किस प्रकार इसका नाम चेंज हुआ? अब देखिएगा स्थापना किसकी हो गई है? आमेर की। और आमेर के संस्थापक कौन है? कोकिल देव है। बताओ आमेर को राजधानी कब बनाया? 1207 में। और किससे छीना था? सुसावत मीनाओं से। देखिएगा इसी आमेर में जो शैली पनपेगी उसका नाम क्या होगा? आमेर शैली। और इसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आमेर को राजधानी किसने बनाया? तो कोकिल देव ने। कब बनाया? 1207 में। और आमेर किस क्रम की राजधानी थी? ढूंढाड़ रियासत की। तो दोस्तों तीसरी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों यहां की जो चित्रकला है उसका किस प्रकार उदय हुआ था और किस राजा के काल में हुआ था, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा किस प्रकार यहाँ की चित्रकला का उदय हुआ था। बताओ कौन सी शैली पढ़ रहे हैं हम? आमेर शैली पढ़ रहे हैं। देखिएगा आमेर शैली में दोस्तों सर्वप्रथम इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? देखिएगा दोस्तों प्रारंभकर्ता हर चित्र शैली का आपको पढ़ना है। आमेर शैली के प्रारंभकर्ता, प्रारंभकर्ता का मतलब है जिस राजा के समय आमेर शैली में सर्वप्रथम चित्र बने थे वही बताओ इसके क्या कहलाएंगे? प्रारंभकर्ता। अब देखिएगा दोस्तों दुल्ले राय के बाद में उसका बेटा आया कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में रामदेव या राजदेव। उसके बाद में दोस्तों कई राजा है, पृथ्वीराज, कच्छावा भी आया, पंजन देव भी आया, भारमल भी आया। भारमल का बेटा भगवन दास और भगवन दास का पुत्र था मिर्जा राज्य मान सिंह। और हम सभी जानते हैं, देखिएगा आपसे अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि मुगलों से सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाली
या मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी है? तो दोस्तों उसका नाम है आमेर। और वंश के बारे में पूछे कि कौन सा वंश है, तो कच्छावा वंश है। देखिएगा, यह हम यूं कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही आमेर के कच्छावा वंश के राजाओं पर मुगल शासकों का हाथ रहा था। इसलिए दोस्तों इस रियासत ने प्रारंभ से चहुमुखी विकास किया था। लेकिन दोस्तों अकबर, यह हम यूं कह सकते हैं कि जिसने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी थी, या जिसने मुगल साम्राज्य को अच्छी तरीके से चलाया था, देखिएगा उसका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। हम यूं कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर यह बात गलत साबित हो जाती है। देखिएगा, अकबर एक सफल आदमी था और उसके पीछे किसी औरत का नहीं, एक आदमी का हाथ था, और वो आदमी कौन था? मिर्जा राज्य मानसिंह था। दोस्तों मिर्जा राज्य मानसिंह के समय आमेर रियासत का चहुमुखी विकास हुआ था। देखिएगा, और उन्हीं के समय इसका प्रारंभ माना जाता है। तो बताओ आमेर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? मिर्जा राज्य मानसिंह या मिर्जा राजा मानसिंह। देखिएगा, इनका नाम जरूर मिर्जा राजा मानसिंह था। मानसिंह तो इनका नाम था, और ये अकबर के द्वारा दी गई उपाधि थी। ध्यान रखिएगा, मिर्जा राजा की। दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के समय इस शैली का प्रारंभ हुआ। लेकिन देखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह के समय किन किन ग्रंथों का चित्रण हुआ था? देखिएगा, यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथ जिनका चित्रण आमेर शैली में हुआ था, देखिएगा कौन कौन से वो ग्रंथ है जिनका चित्रण आमेर शैली में हुआ। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों ये टोटल ग्रंथ है 3, हम यूं कह सकते हैं। बताओ टोटल ग्रंथ कितना है? 3 है। देखिएगा 3 कौन कौन से हैं? दोस्तों जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है रज्मनामा। बताओ रज्मनामा ग्रंथ का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? आमेर शैली में। देखिएगा, दूसरा हम यूं कह सकते हैं यशोदा चरित्र। बताओ यशोदा चरित्र का चित्रण भी कहां हुआ है? आमेर शैली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम बताओ क्या? आदि पुराण। बताओ आदि पुराण का चित्रण भी कहां हुआ है? आमेर शैली में हुआ है। देखिएगा, ये 3 ग्रंथ है, हम यूं कह सकते हैं जिनका चित्रण कहां हुआ है? आमेर शैली में हुआ है। दोस्तों इनको आपको याद रखना है अच्छे से। देखिएगा, अब सबसे पहले आप ये देखिएगा, अभी एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, और वो प्रश्न ये था कि विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसके ऊपर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं मेवाड़ शैली में, कि जो विष्णु शर्मा की पुस्तक थी पंचतंत्र, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। और दोस्तों अबुल फजल का ही एक भाई था जिसका नाम था फैजी। ये दोनों दोस्तों नागौर के रहने वाले थे और अकबर के दरबारी नवरत्न थे। तो जो फैजी था, उस फैजी ने दोस्तों रज्मनामा जो है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रज्मनामा क्या है, देखिएगा ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रज्मनामा क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। रज्मनामा बताओ क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद। फारसी भाषा में अनुवाद, क्योंकि मूल रूप से महाभारत संस्कृत भाषा में रचित है, लेकिन इसका फारसी भाषा में अनुवाद बताओ क्या कहलाता है? रज्मनामा कहलाता है। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद जिस विद्वान ने किया था, ध्यान रखिएगा, वो अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, नागौर का रहने वाला था और अकबर के ये दरबारी नवरत्न थे। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों रज्मनामा देखिएगा, अगर इसका जो अनुवाद है वो फैजी ने किया है, और दोस्तों फैजी अगर मुगलों का दरबारी इतिहासकार है, इसका मतलब है कि जो रज्मनामा नामक ग्रंथ है इसका चित्रण प्रारंभ में दोस्तों मुगल दरबार में हुआ था। बताओ किसके दरबार में? मुगलों के दरबार में। और उस समय अर्थात मिर्जा राजा मानसिंह के समकालीन जो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह था, नाम क्या था? अकबर था। ध्यान रखिएगा आप। तो इसका चित्रण बताओ किसके दरबार में हुआ था? मुगलों के दरबार में हुआ था। लेकिन बाद में यह रज्मनामा आमेर शैली का प्रमुख चित्र बन गया था। इसके अलावा यशोदा चरित्र और दोस्तों आदि पुराण, देखिएगा इस आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण जिस चित्रकार ने किया था उसका नाम था पुष्पदत्त। दोस्तों अभी अपन चित्रकारों के नाम पढ़ेंगे, और आमेर शैली में एक चित्रकार आएगा जिसका नाम क्या था? पुष्पदत्त। इस पुष्पदत्त ने आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण आमेर शैली में किया था।
ध्यान रखिएगा, ये 3 ग्रंथ आपको याद रखने हैं। और आमेर शैली का प्रारंभकर्ता कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। अब देखिएगा आमेर शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, उनके बारे में भी देखिएगा कि कौन कौन से चित्रकार थे जिन्होंने आमेर शैली पर चित्रण का कार्य किया था। दोस्तों, चित्रकला से जो सर्वाधिक प्रश्न आता है, देखिएगा 80% कंडीशन में चित्रकारों का प्रश्न आता है। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो, आप हर चित्रकार का नाम और उसका कौन सी शैली से संबंध रहा था, इस प्रकार के नोट्स बना सकते हो। या देखिएगा, आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद में आपको 16 प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या इसमें एक हम यूं कह सकते हैं कि आपको 100 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और वही प्रश्न एग्जाम्स में आने की संभावना रहेगी। देखिएगा, आमेर शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें आगे बताओ क्या पढ़ना आपको, आमेर शैली के चित्रकार, अर्थात वो कौन कौन से चित्रकार थे जिन्होंने आमेर शैली को विकसित किया था या यहाँ पर चित्रकारी करने का काम किया था। दोस्तों, यहाँ पर चित्रकार थे 4। देखिएगा, एक चित्रकार का नाम था पुष्पदत्त, दूसरा जो चित्रकार है उसका नाम है दोस्तों मुरली मनोहर। इनको भी एक सेकंड में याद कर लेंगे, किस प्रकार याद करना है, मुरली मनोहर। एक था दोस्तों हुकमचंद और एक था गंगाराम। एक बताओ कौन था? गंगाराम। ये 4 चित्रकार कौन सी शैली से है? आमेर शैली से। दोस्तों, इसको याद कैसे करना है? देखिएगा, वेरी सिंपल है। देखिएगा, आमेर की एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम बताओ क्या था? हरकुम बाई था। सुना होगा आपने। देखिएगा, ऐसे कहा जाता है ना कि सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार या मुगलों से वैवाहिक संबंध आमेर रियासत ने बनाए थे, लेकिन ये बलि देने वाली राजकुमारी कौन थी? हरकुम बाई थी। ये देखिएगा, ये कौन है? हरकुम बाई है, या इनको हरका बाई भी कहा जाता है। और बताओ, हरकुम बाई का विवाह किससे हुआ था? मुगल बादशाह अकबर से हुआ था। ध्यान रखिएगा, अर्थात ये हिंदुस्तान की मुगल बादशाहित बनी थी। देखिएगा, जिसका नाम क्या था? हरकुम बाई। अब दोस्तों, हरकुम बाई और अकबर से जो पुत्र पैदा हुआ था, देखिएगा, हरकुम बाई और अकबर से जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम बताओ क्या था? जहांगीर था। देखिएगा, या उनको सलीम या शेखू बाबा भी कहा जाता है। सलीम या इसी को हम क्या कह सकते हैं? जहांगीर कह सकते हैं। तो देखिएगा, ऐसी महिला या ऐसी स्त्री जिसका पति भी राजा हो और जिसका पुत्र भी राजा हो, दोस्तों उसको मुगल साम्राज्य में एक उपाधि दी जाती थी मरियम उत जमानी की। अर्थात हरकुम बाई क्या थी? मरियम उत जमानी थी और हिंदुस्तान के मुगल बादशाह की पत्नी थी। ये दोस्तों अपने एक हाथ में हमेशा रखती थी पुष्प। बताओ, हरकुम बाई अपने एक हाथ में क्या रखती थी? पुष्प। पुष्प से आपको याद क्या रखना है? पुष्पदत्त। अब देखिएगा, हरकुम बाई भगवान कृष्ण की फैन थी और जो भगवान कृष्ण का फैन होता है वो अपने हाथ में क्या रखता है? मुरली। देखिएगा, और मुरली से आपको याद क्या रखना है? मुरली मनोहर। इस प्रकार देखिएगा। अब बताओ, ये मरियम उज जमानी है और इतनी महान महिला है, बताओ इसका हुक्म चलेगा कि नहीं चलेगा? और हुक्म से आपको याद क्या रखना है? हुक्मचंद याद रखना है। लेकिन देखिएगा, फिर भी जब ये मरी ना तो कहाँ गई? बताओ, गंगा जी गई। इस प्रकार इसको याद रखना है। 4 चित्रकार है। हरकुम बाई के हाथ में बताओ क्या है? पुष्प है। देखिएगा, बताओ हरकुम बाई किसकी भक्त है? भगवान कृष्ण की। देखिएगा, तो भगवान कृष्ण के भक्त के हाथ में क्या रहेगी? मुरली। देखिएगा, ये मरियम उज जमानी है इसलिए क्या चलेगा? हुक्म। लेकिन फिर भी बताओ ये कहाँ गई? गंगा जी। इस प्रकार देखिएगा, हम इन चित्रकारों को याद कर सकते हैं। 4 चित्रकार है आमेर शैली से संबंधित। इस प्रकार देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा आमेर शैली का प्रारंभ जरूर मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुआ था, लेकिन दोस्तों आमेर शैली के जो विकसित करता है, या हम यूं कह सकते हैं आमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किस राजा का काल था? देखिएगा, एक तो बताओ क्या थे? चित्रकार, और एक हम यूं कह सकते हैं विकसित करता, अर्थात जिस राजा के काल में इस शैली का क्या हुआ था? विकास। उनको बताओ क्या कह सकते हैं? विकसित करता कह सकते हैं। देखिएगा, आमेर शैली के दोस्तों जो विकसित करता थे वो और कोई नहीं जबकि मिर्जा राजा मान सिंह के
पोते थे और उनका नाम था दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। बताओ मिर्जा राजा मान सिंह के पोते कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। ये आमिर शैली के बताओ क्या कहलाते हैं? विकसित करता, अर्थात इन्हीं के काल में आमिर शैली का विकास हुआ था। लेकिन देखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह के काल में किस प्रकार आमिर शैली का विकास हुआ था। तो दोस्तों आपने एक महान इतिहासकार और साहित्यकार का नाम सुना होगा जिन्होंने हिंदी जगत में अपने अलंकारों के प्रयोग से हिंदी जगत के साहित्य इतिहास में उन्होंने अपना अनुपम नाम कमाया है। हिंदी साहित्य जगत को अपने अच्छे अच्छे ग्रंथ देने वाले विद्वान, और उनका नाम आपने सुना होगा बिहारी मल। दोस्तों बिहारी मल जो एक प्रसिद्ध कवि थे, एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दोस्तों ये जो बिहारी मल थे ये मिर्जा राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा मान सिंह के। और दोस्तों इस बिहारी मल ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है, देखिएगा, और उस ग्रंथ का नाम बताओ क्या? बिहारी सतसई। बताओ ग्रंथ का नाम क्या? बिहारी सतसई। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत का जो अलंकारों से सुशोभित सबसे सुंदर ग्रंथ है उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये बिहारी मल जब इस ग्रंथ को लिखता था बिहारी सतसई को, तो ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी मल को इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देता था। अर्थात जैसे ही बिहारी सतसई का एक दोहा बिहारी मल लिखता और उधर से उसके अकाउंट में मिर्जा राजा मानसिंह क्या डाल देता? एक सोने की मुद्रा। जैसे ही बिहारी मल के पास में मैसेज आता कि मेरे अकाउंट में एक सोने की मुद्रा आ गई है, तो दोस्तों ये चाव में एक दोहा और लिख देता। इस प्रकार इसने ये खूब बड़ा ये ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई, और इस बिहारी सतसई ग्रंथ का सचित्र चित्रण हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, सचित्र चित्रण। देखिएगा ये प्रश्न सीधा एग्जाम में आएगा। बिहारी सतसई ग्रंथ का सचित्र चित्रण राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है? आमिर शैली में। और बिहारी मल ने ही ये ग्रंथ लिखा था जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और वो इस शैली के क्या है? विकसित करता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा चित्रकार हम यूं कह सकते हैं चार थे, पुष्पदत्त, मुरली मनोहर, गंगाराम और एक कौन था? हुक्मचंद। और दोस्तों आमिर शैली का जो विकसित करता है वो था मिर्जा राजा जयसिंह। देखिएगा, और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी मल थे, और उन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था जिसके प्रत्येक दोहे पर वो उसको क्या देते? सोने की एक मुद्रा देते। अब देखिएगा दोस्तों आमिर जो शैली है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में एक चित्रण की विधि की जन्मदाता मानी जाती है। देखिएगा आपने नाम सुना होगा भित्ति चित्रण। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा भित्ति चित्रण होता क्या है, तो इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों। भित्ति चित्रण क्या है? देखिएगा जो चित्र दीवार पर बने हो या जो भी चित्रण दीवार पर हुआ हो, क्योंकि दोस्तों दीवार जो होती है उस दीवार को देखिएगा वॉल भी कहा जाता है या भीत भी कहा जाता है, या उसको मारवाड़ी में डोली भी कहते हैं। दिखने में इस प्रकार की होती है, उसको क्या कहते हैं? भीत कहते हैं। ठीक है, और उस भीत पर जो चित्र बनता है वो क्या कहलाएगा? भित्ति चित्रण। तो दोस्तों भित्ति चित्रण की सामान्य सी परिभाषा है, देखिएगा भीतों पर बने चित्रण की जो विधियां हैं या भीतों पर बने चित्र, बताओ भीतों पर बने जो चित्र है वो कौन से चित्र कहलाएंगे? भित्ति चित्रण। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न ये आता है कि जो ये भित्ति चित्रण है ये सबसे पहले इस वर्ल्ड में कहाँ आया था, अर्थात विश्व में सबसे पहले भित्ति चित्रण की कला कहाँ आई थी? तो दोस्तों भित्ति चित्रण वर्ल्ड में सबसे पहले आया था इटली में। ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक देश है और उस देश का नाम बताओ क्या? इटली। ध्यान रखिएगा दोस्तों वर्ल्ड में सबसे पहले या इस विश्व में सबसे पहले भित्ति चित्रण जिस कंट्री में आया था या जिस देश में आया था उसका नाम क्या था? इटली था। तो हम यूं कह सकते हैं कि इटली में विश्व में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण बताओ कहाँ आया था? इटली में आया था। लेकिन दोस्तों एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपको यूं कहे कि सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था भित्ति चित्रण, तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण आया था मुगल दरबार में। इंडिया में सबसे पहले भित्ति चित्रण बताओ किसके दरबार में आया? मुगलों के दरबार में आया था। लेकिन देखिएगा
राजस्थान में भित्ति चित्रण सबसे पहले कहाँ आया? ये बहुत गजब का प्रश्न है और इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हो। देखिएगा, उसी रियासत में सबसे पहले आएगा जिनका संबंध मुगलों से काफी गहरा है। और अभी हमने पढ़ा था कि मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? आमेर। तो देखिएगा, मुगल दरबार होते हुए ये आमेर शैली में भित्ति चित्रण की कला आ गई। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहां से जो आपके प्रत्येक एग्जाम में बनता है। देखिएगा कि राजस्थान की उस चित्र शैली का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले भित्ति चित्रण आया था, तो उसका नाम क्या है? देखिएगा, आमेर शैली है। राजस्थान में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण कहाँ आया था? आमेर शैली में। और दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम, तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? मुगल दरबार में आया था। लेकिन देखिएगा, आमेर में भित्ति चित्रण की कला तो आ तो गई, लेकिन दोस्तों आमेर के जो चित्रकार थे वो इसको संभाल नहीं सके, हम यूं कह सकते हैं, या उन वहां के जो चित्रकार थे उन्होंने यहाँ का भित्ति चित्रण पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। देखिएगा, इसीलिए दोस्तों अपने राजस्थान में दो शैलियां ऐसी है जहां का भित्ति चित्रण वर्तमान में फेमस है। भित्ति चित्रण की कला जरूर आमेर में आई थी सबसे पहले, लेकिन दोस्तों भित्ति चित्रण वर्तमान में जहां का फेमस है वो एक तो हम यूं कह सकते हैं शेखावाटी शैली का, शेखावाटी शैली में भित्ति चित्रण सर्वाधिक हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली कोटा, बूंदी और झालावाड़ में जो शैली है, ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्रण राजस्थान में आमेर में सबसे पहले आया था, लेकिन फेमस कहां का है? राजस्थान में शेखावाटी का और कहां का? हाड़ौती का। आपने सुना होगा बूंदी में एक गढ़ है तारागढ़, और तारागढ़ में एक महल है चित्रशाला या रंगशाला, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक भित्ति चित्रण हुआ था। और दोस्तों भित्ते किन की होती है? हवेलियों की। और राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां का है? शेखावाटी में। इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भित्ति चित्रण से संबंधित है। इसके अलावा देखिएगा आमेर शैली की विशेषताएं, आमेर शैली की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा, राजस्थान के लगभग प्रत्येक दुर्ग में एक महल होता है, और उस महल का जैसे कि बादल महल होता है उसी प्रकार दोस्तों एक महल होता है शीश महल। एक ऐसा महल जिसमें चारों तरफ दीवारों में क्या लगे हुए हो? शीशे लगे हुए हो, या जिस महल में एक मोमबत्ती के रोशन करने से पूरा महल रोशन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? शीश महल कहते हैं। दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में शीश महल है, लेकिन जो शीश महल सर्वाधिक सुंदर है वो है आमेर दुर्ग का। देखिएगा, इसलिए देखिएगा उसका क्या हुआ, यहां पर चित्रण हुआ। तो विशेषता में हम यूं कह सकते हैं आमेर दुर्ग के शीश महल का चित्रण, आमेर दुर्ग के शीश महल का चित्रण। इसके अलावा दोस्तों आमेर के राजप्रसादों का चित्रण। दोस्तों राजप्रसाद का मतलब होता है महल, जिन महलों में राजा निवास करते हो वो क्या कहलाते हैं? राजप्रसाद कहलाते हैं। आमेर के राजप्रसादों का चित्रण। इसके अलावा दोस्तों आमेर शैली की जो चौथी विशेषता है यह है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था वो भी कौन सी थी? आमेर थी, हम यूं कह सकते हैं, यह भी इसकी विशेषता होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने एक कला के बारे में पढ़ा होगा, और उस कला का नाम क्या है? ब्लू पोट्री कला। और हम सभी जानते हैं ब्लू पोट्री कला, बताओ कहां की फेमस है? सांगानेर की। और सांगानेर कहां है? जयपुर में। तो यहां पर ब्लू पोट्री कला का भी चित्रण हुआ है जयपुर शैली में, क्योंकि ब्लू पोट्री कला मिर्जा राजा मानसिंह के समय आई थी और सवाई राम सिंह के समय पुनर्जीवित की गई थी। ये आमेर शैली की कितनी विशेषताएं हो गई? 4। देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों अगर भित्ति चित्रण की बात की जाए, और राजस्थान में यदि ये शैली सबसे पहले भित्ति चित्रण कहाँ आया था? आमेर शैली में। तो इसका नमूना क्या या किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आमेर शैली में भित्ति चित्रण सर्वप्रथम आया था? तो दोस्तों आमेर रियासत के अधीन एक गार्डन है
उस गार्डन के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन देखिएगा उस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको लगभग कोई से भी किताब में नहीं मिलेगा और यही प्रश्न एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर वही प्रश्न आते हैं जो गाइडों में नहीं रहते हैं या कम होते हैं। बताओ इस गार्डन का नाम क्या है? मुगल गार्डन। दोस्तों पहला प्रश्न तो यह है कि मुगल गार्डन राजस्थान में है कहां, देखिएगा, और मुगल गार्डन क्यों फेमस है? तो आप देखिएगा मुगल गार्डन दोस्तों बेराट में स्थित है, और बेराट बताओ कहां है? जयपुर में स्थित है। बेराट जयपुर में क्या है? मुगल गार्डन है। और दोस्तों इस मुगल गार्डन में एक स्तंभ नुमा महल बना हुआ है, हम यूं कह सकते हैं, और जो स्तंभ नुमा महल है उसके ऊपर भित्ति चित्रण हुआ है। देखिएगा थोड़ी टेक्निकल वजह से ये डिलीट हो गया, आप उसको बैक करके, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतनी सी आमेर शैली है, लगभग एंड है पूरी। दोस्तों इस प्रकार और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारा शैली के बारे में पढ़ने के लिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।